कभी ऐसा लगा है कि एक असरदार एक मतलब भरी जिंदगी कैसे बनाई जाए? आज हम सेबेस्टियन मार्शल के कुछ जबरदस्त आइडियाज पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी प्लेबुक जो हमें सिखाती है कि कैसे तुरंत एक्शन लिया जाए और उसका फायदा लंबे समय तक उठाया जाए। सोचिए जरा, क्या हो अगर सूरज तब तक ना उगे जब तक हम उसे ना उठाएं? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? इसका मतलब सीधा सा है कि दुनिया को बदलने के लिए किसी और का इंतजार मत करो, पहल हमें खुद करनी होगी। हमारी कोशिशें ही हैं जो असल में बदलाव लाएंगी। हम सब कभी ना कभी इस सवाल से जूझते हैं, आखिर करना क्या है जिंदगी में, है ना? और इसी एक सही जवाब की तलाश में अक्सर होता यह है कि हम पहला कदम ही नहीं उठा पाते, बस सोचते रह जाते हैं। और ये अनिश्चितता, ये कन्फ्यूजन हमें एक ही जगह पर रोक देता है। तो फिर इसका हल क्या है? बहुत सिंपल। जवाबों का इंतजार करने के बजाय आज से ही कुछ बनाना, कुछ बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, आने वाले कल में आज उठाए गए इस पहले कदम के लिए खुद को शुक्रिया कहा जाएगा। और देखिए, भले ही अभी कोई बहुत बड़ा मिशन सामने ना हो, अपनी नींव तो मजबूत की ही जा सकती है ना? जैसे कि इतिहास पढ़कर ये जानना कि क्या क्या मुमकिन है, नए स्किल्स सीखना जो हर जगह काम आए, बैंक में कुछ पैसे जोड़ना, अच्छी आदतें डालना, और हाँ, फिट और हेल्दी बनना, सोचना सीखना। ये सब एक तरह का निवेश है जो भविष्य में आने वाले किसी भी मौके के लिए तैयार करेगा। अच्छा, तो एक तरफ तो हो गया नींव बनाना, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ा स्ट्रेटेजिकली, मतलब रणनीतिक तौर पर सोचना भी सीखना होगा। और इतिहास ना हमें दो तरह की ताकतों के बारे में बताता है। एक तरफ है प्रतिभा की चकाचौंध, जिसे हम ब्रिलियंस कहते हैं, और दूसरी तरफ है अपनी जीतों को धीरे धीरे मजबूत करने की ताकत, जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन। और यहीं पर एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट सामने आता है। हम अक्सर हैनिबल और नेपोलियन जैसे जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट्स की कहानियां सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आखिर में वो दोनों ही हार गए। दूसरी तरफ तोकुगावा यासु जैसे लोग थे जिन्होंने चमक दमक पर फोकस नहीं किया, बल्कि अपनी जीतों को मजबूत करने पर ध्यान दिया, और नतीजा उन्हें मिली स्थायी सफलता। तो याद रखिए, ब्रिलियंस या प्रतिभा शायद हेडलाइंस बना दे, लेकिन जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो कंसोलिडेशन से ही बनती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण जापान के इतिहास में मिलता है। हिदेयोशी जो एक कमाल के जनरल थे, उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर जापान को एक तो कर दिया, बिल्कुल किया, लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। कोरिया पर एक महंगा हमला कर दिया, जिससे उनकी अपनी पोजीशन कमजोर हो गई। अब उनकी मौत के बाद आए तोकुगावा इयासु। उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने बाहर विस्तार करने की होड़ में पड़ने के बजाय देश के अंदर अपनी ताकत को मजबूत किया, उसे कंसोलिडेट किया, और नतीजा तोकुगावा शोगुनेट की स्थापना हुई, जिसने जापान पर 250 सालों से भी ज्यादा राज किया। लेकिन ये जीत असल में दिखती कैसी है? क्या ये हमेशा वैसी ही शानदार और ग्लैमरस होती है जैसी हम सोचते हैं? चलो इसकी असली प्रैक्टिकल हकीकत को समझते हैं। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। दुनिया की सबसे भद्दी जीत सबसे खूबसूरत हार से बेहतर है। मतलब असरदार होना स्टाइल से कहीं ज्यादा जरूरी है। दिन के आखिर में जीत बस जीत होती है, वही मायने रखती है। इस बात को एक शतरंज के खेल की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक गेम चल रहा है और आप बुरी तरह से हार रहे हैं। मतलब आपके ओपोनेंट के पास दो दो रानियां हैं और वो बस मजे लेने के लिए खेल को खींच रहा है। वो जीत के नशे में है, और तभी वो एक छोटी सी मामूली सी गलती कर देता है और बूम, आप एक सरप्राइज बैक रैंक चेकमेट से गेम जीत जाते हैं। ये जीत खूबसूरत नहीं थी, शायद थोड़ी अजीब थी, थोड़ी बद्दी थी, लेकिन भाई जीत तो जीत थी। तो इस अजीब सी जीत से ना 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, जब तक खेल खत्म ना हो जाए तब तक वो खत्म नहीं होता, हार मत मानो। दूसरी, जब जीतने का मौका मिले तो उसे फौरन लपक लो, दिखावा करने में मत लगे रहो। और तीसरी, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। जैसे कि महान तोकुगावा इयासु ने कहा था, जीत के बाद अपने हेलमेट के पट्टे कस लो। गलतियां तो हम सब करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम उन गलतियों को फेलियर की तरह देखने के बजाय महंगे सबक की तरह देखें? मतलब ऐसे सबक जिनकी कीमत हम पहले ही चुका चुके हैं। इसको ऐसे समझिए, जब भी कोई गलती होती है हम उसकी कीमत चुकाते हैं, चाहे वो समय हो, पैसा हो या हमारी भावनाएं हो। अब वो कीमत तो जा चुकी है ना, तो क्यों ना उस तजुर्बे से जो ज्ञान मिला है उसे भी अपना बना लिया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नुकसान को एक इन्वेस्टमेंट में बदल देना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, एक बार गलत तरीके से स्क्वाट करने की वजह से घुटने में चोट लग गई। ये एक महंगा सबक था, लेकिन इसने क्या सिखाया? इसने सिखाया कि कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो,
अपनी जिंदगी और अपने शरीर की परवाह हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। जिम्मेदारी आखिर में हमें खुद ही लेनी पड़ती है। इसी तरह एक और किस्सा है। क्राव मागा की ट्रेनिंग के दौरान एक साथी की लापरवाही से दांत पर चोट लग गई। बहुत दर्द हुआ, लेकिन ये भी एक और महंगा सबक था। दोनों ही सिचुएशन में कीमत तो चुका दी गई थी, तो अब अफसोस करने का क्या फायदा। बेहतर है कि उससे मिली सीख को अपना लिया जाए। सीधी सी बात है, जब कीमत चुका दी है तो सबक पर अपना हक जताना ही समझदारी है। और अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल आइडिया पर। एक बिल्डर, एक निर्माता की पहचान। ये आइडिया उस मिथक को तोड़ता है कि महानता या ग्रेटनेस कुछ खास लोगों के लिए ही बनी है। सच तो ये है कि महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम होते हैं, बल्कि ये वो चीज है जो हम करते हैं। और यह सच में एक क्रांतिकारी सोच है। ये महानता को किसी रहस्यमयी चीज के दायरे से निकालकर सीधा हमारे हाथों में थमा देती है। इसका मतलब ये उन सब के लिए है जो कुछ करने, कुछ बनाने के लिए तैयार हैं। हम अक्सर इतिहास के बड़े बड़े नामों को ना किसी देवता की तरह देखते हैं, लेकिन सच पता है क्या है? वो भी हमारी और आपकी तरह बिल्कुल आम इंसान थे। जूलियस सीजर को भी शौच जाना पड़ता था। लियोनार्डो दा विंची को भी मच्छर काटते थे। मियामोतो मुसाशी भी कीचड़ में पैर रख देते थे। और तोकुगावा यासु को भी खुजली मचानी पड़ती थी। मतलब वो भी हमारी तरह ही छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों से परेशान होते थे। तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या था? सिर्फ एक चीज का, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कुछ बनाने की, कुछ निर्माण करने की, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की हिम्मत की। और यही सवाल ये पूरी प्लेबुक हमारे लिए छोड़ जाती है कि अगर वो कर सकते थे तो हम क्या बनाएंगे।